हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बुक लवर 365। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 9। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? जब लैंगिक जनन होता है तब। अलैंगिक जनन में तो होता नहीं। कायिक जनन में भी कहाँ से होगा? ये तो अलैंगिक जनन है। अलैंगिक ए भी नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है सी के अंदर, लैंगिक जनन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए जो होता है उसका ट्रांसफर होता है। राइट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। नेक्स्ट, गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? स्वपरागण। यहाँ पे जब स्वपरागण कराया जाएगा तभी यहाँ पे एक लाल बनेगा, दो गुलाबी बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको उसका पूरा का पूरा जो है वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, इसी की बात चल रही है यहाँ पे कि जब दो गुलाबी पुष्प यानी कि पिंक कलर के फ्लावर होंगे, वो दोनों के जब कराया जाएगा संकरण तो उसी के अंदर से क्या बनेगा? एक पूरा का पूरा लाल बनेगा, एक सफ़ेद बनेगा और दो पिंक बनेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो इसके अंदर एक रेड टाइप का था, एक वाइट का था, एक रेड का था, एक वाइट का था, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिले रेड एंड वाइट तो दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन बन गया यानी कि पिंक। तो यहाँ से रेड आएगा और यही से भी रेड मिलेगा तो यहाँ पे कम्प्लीटली रेड बनेगा। उसी तरह से यहाँ से वाइट मिले और यहाँ से वाइट मिले तो एक कंप्लीट वाइट कलर का बनेगा। लेकिन अगेन जब यहाँ से पिंक मिलेगा और यहाँ से वाइट मिलेगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन अगेन पिंक बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें जो अनुपात मिलेगा वो 1:2:1 का मिलेगा। ठीक है, 1:2:1 का, यानी कि एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता रहा है। चलो नेक्स्ट देखिए आगे। चलो नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर दूसरा का क्या आएगा? स्वपरागण। दूसरे के अंदर आएगा स्वपरागण। राइट, चलो नेक्स्ट के अंदर देखिए 3rd नंबर, मटर के एक लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी और एक बोने पौधे यानी कि स्मॉल टी के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक जगह से कैपिटल टी मिलेगा, एक जगह से स्मॉल टी मिलेगा, फिर भी ये संतति जो होगी वो लंबी रहेगी। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि लंबे पौधे का जो कैपिटल टी है वो कैसा है? डोमिनेंट है, यहाँ पे विशेषक प्रभारी है यहाँ पे। तो जो प्रभावी होगा वो हमें एक्सप्लेन होता हुआ दिखेगा। चलो, सो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा? 3rd के अंदर लंबा होना प्रभावी विशेषक है ये। तो बस ये रीज़न है, इसी वजह से वो कैसा बना? लंबा बना। चलो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कौन सा है वो बताना है 4 नंबर के अंदर। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक हार्मोन्स के लिए एक स्पेसिफिक जीन्स होता है। राइट, तो ये करेक्ट है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन्स होता है, बिल्कुल सही। हर एक प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए के सेगमेंट में एक स्पेसिफिक जगह पे जीन्स होगा, ये भी करेक्ट है। सी, प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन्स होता है, बिल्कुल करेक्ट है भी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंजाइम बनाना है तो वो काम कोई स्पेसिफिक जीन्स ही परफॉर्म करेगा, तो ये भी करेक्ट है। डी, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। नहीं, हमें वसा यानी कि लिपिड बनाने के लिए कोई हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक जीन्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि डी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रॉन्ग है। राइट, हमें रॉन्ग कथन ही सिलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि मटर के एक गोल तथा हरे, गोल यानी कि उसके अंदर कैपिटल आर होगा और हरा यानी कि उसके अंदर वाई होगा, दोनों स्मॉल वाई होंगे तभी वो हरा बनेगा, के बीज वाले पौधे यानी कि कैपिटल आर और यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है। ठीक है, एक होगा तो भी चलेगा। और झुर्रीदार तथा पीले रंग के यानी कि दोनों स्मॉल और दोनों कैपिटल में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1 के बीज यहाँ पे कैसे बनेंगे? तो डिपेंड करता है। देखो यहाँ से कैपिटल आर मिलेगा
और यहाँ से स्मॉल आर मिलेगा, तो ये भी कैसा बनेगा, गोल बनेगा। तो यहाँ पे जोड़ीदार वाले गए। फिर यहाँ से स्मॉल वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कैसा आएगा, कैपिटल वाई आएगा। तो अगेन ये कैसा बन जाएगा, पीला। अगर एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो वो पीला ही बनेगा, क्योंकि पीला होना यहाँ पे प्रभारी है इसलिए। तो यहाँ पे हरा वाला निकल गया, यानी कि एक ही बचा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि गोल एंड पीले। ठीक है, तो 5 नंबर के अंदर ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में हैं। ये अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा है, ये सेक्सुअल जीन होता है। ठीक है, हमारे अंदर टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होती है। उसके अंदर 1 से लेके 22 नंबर की पेयर जो होती है वो सभी के अंदर, मेल फीमेल सभी के अंदर क्या होती है, एक्स एक्स होती है, सभी के अंदर कॉमन होती है। लेकिन 23 नंबर का जोड़ा जो होता है वो मेल के लिए, अगर बॉयज़ के अंदर अगर बात करें तो वो होगा एक्स वाई, और अगर गर्ल्स के अंदर बात करें तो वो होगा एक्स एक्स। इन शॉर्ट फीमेल के अंदर सभी के सभी एक्स एक्स होते हैं, लेकिन फीमेल मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो वो कौन सा हो गया, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे गुणसूत्र वाई तथा गुणसूत्र एक्स, यानी कि 3 एंड 4। 3 एंड 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। यहाँ पे नर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नर की बात कर रहे हैं। तो 23 के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है, इसीलिए ये हमारा दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के नरत्व का आधार कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, मेन की 23 नंबर की पेयर पे, और उसी के अंदर भी वाई के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों वाई के ऊपर, क्योंकि जो हमारी मदर है, मदर, तो मदर के पास तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा, लेकिन जो फादर है उसके पास क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे देखो मदर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ कंपलसरी क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है। अब देखो अगर यहाँ से गलती से मतलब कि एक्स आया, यहाँ से रहे ना एक्स आया, तो फिर वो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, क्या बनेगी, फीमेल। लेकिन अगर यहाँ से वाई आता तो एक्स वाई बनता और वो क्या बन जाता, मेल बन जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन से है कि बच्चे का नर बनना किसके ऊपर डिपेंड है, युग्मनस के वाई रंगसूत्र के ऊपर आधार करता है। ठीक है, एक्स तो फीमेल बनाएगा, तो वाई जो है वो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 के अंदर बी। नेक्स्ट देखें, एक युग्मनस से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। अभी मैंने बताया कि माता के पास एक्स एक्स होता है तो वो कंपलसरी एक्स देगा, लेकिन पिता के पास एक्स एंड वाई होते हैं, और यहाँ पे क्या गया है कि एक्स गया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो इस सीधी की सीधी बात है कि ये लड़की बनेगी, यानी कि गर्ल्स बनेगी, यानी कि बी। 8 के अंदर बी आएगा। नेक्स्ट, गलत कथन आपको सिलेक्ट करना है। 9 नंबर के अंदर गलत कथन आपको सिलेक्ट करना है। एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है, बिल्कुल सही। अगर जीन के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहेगा तो वहाँ पे विकास जरूर होगा। भूखमरी के कारण जीव में भार में कमी का आनुवंशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। अरे भाई, बाहर का प्रॉब्लम है, भूखमरी प्रॉब्लम है, तो उसे खाना दीजिए, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। आनुवंशिक रूप से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, यानी कि बी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें गलत ही ढूंढना था, तो बी हमारा गलत है। नेक्स्ट देखें 10 नंबर, नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है। अगर आपको नई स्पीसीज बनानी है तो कैसे बनेगी, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। तो देखो, जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यस, अगर जनन के डीएनए के अंदर परिवर्तन होते हैं तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, या फिर को यहाँ पे परिवर्तन भी हो सकते हैं, यानी कि इवोल्यूशन भी हो सकता है। तो बिल्कुल पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारी नीड यहाँ पे क्या है कि आपको नई स्पीसीज बनाई रही, तो इसके हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि पहला वाला हमारा करेक्ट है। फिर दूसरा देखिए हम 10 के अंदर, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल, अगर युग्मक की गुणसूत्रों की संख्या के अंदर परिवर्तन करो तो भी यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि डाउन्स सिंड्रोम, राइट। तो वो डिजीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन स्पीसीज भी बन सकती हैं, क्योंकि म्यूटेशन इज़ नॉट अ नेगेटिव सेंस, राइट। डीएनए के अंदर कोई भी चेंज होगा तो उसे कहते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है।
तो 1 एंड 2 हमारे करेक्ट है। आगे देखिए, आनुवंशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन ही नहीं होगा तो नई स्पीसीज कैसे बनेगी? नहीं बनेगी, हमें तो परिवर्तन करना है। जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर स्पीसीज का निर्माण भी नहीं होगा, यानी कि ए भी करेक्ट। 1 एंड 2 हमारे करेक्ट होंगे। 1 2 कहाँ पे दिए? ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास है मटर के दो पौधों से जिसमें एक गोल है और हरे बीज वाला है, यानी कि RRYY, दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज वाला है। जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल और पीले बने। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। सॉरी, कैपिटल R यहाँ से आएगा, स्मॉल r यहाँ से आएगा, फिर स्मॉल y यहाँ से आएगा और कैपिटल Y यहाँ से आएगा, तो इस प्रकार का बनेगा। अगर एक भी कैपिटल R है तो वो गोल बनेगा, एक भी कैपिटल Y है तो वो पीला बनेगा, इसलिए गोल और पीले बने। बिल्कुल सही। F1 पीढ़ी के पौधों के बीच बनेंगे। स्वसंकरण कराए जाने पर सेल्फ पोलिनेशन करते हैं तो F2 पीढ़ी के पौधों के बीजों में लक्षणों में कुछ नए समुच्चय बनते हैं। निम्नलिखित में से नए समुच्चय चुनिए। देखो, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्वेश्चंस को समझते नहीं। क्वेश्चंस क्या पूछा है आपको कि नए समुच्चय कौन से बनते हैं, ठीक है, वो पूछा है आपको, तो वो आपको आंसर देना है। चलो अब देखें, मैं आपको ये पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो, पहले इस तरह से आपको दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरह से F1 पीढ़ी का बनेगा। और देखो, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से कैपिटल R और कैपिटल I, तो कैसा बनेगा? वो गोल बनेगा, यानी कि राउंड बनेगा, राउंड, ठीक है। उसके साथ देखो, कैपिटल Y के साथ कैपिटल Y आया तो कैसा बनेगा? तो फिर वो बन जाएगा हमारा पीला, यानी कि येलो। लेकिन अगर स्मॉल y के साथ स्मॉल y आया तो फिर वो कैसा बन सकता है? हरा भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। तो एक तो राउंड येलो भी बनेंगे, राउंड ग्रीन भी बनेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से मान लो कि स्मॉल r गया और यहाँ से भी स्मॉल r गया, तो स्मॉल r क्या बना देंगे? जुरीदार बना देंगे, रफ बना देंगे, ठीक है। तो रफ भी बनेगा और साथ में अगर येलो गया तो पीला बनेगा और स्मॉल गया तो फिर हरा बनेगा, यानी कि 4 पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसमें से 2 पॉसिबिलिटी ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं। यहाँ पे कौन सा दिया गया है? गोल एंड हरा, और यहाँ पे दिया गया जुरीदार पीला। तो ये दोनों को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, उसके अलावा जो बचे वो दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले वहाँ पे जाए हम कि हमें क्वेश्चंस क्या। तो देखिए यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटी है कि गोल जो होगा वो पीला भी बनेगा, हरा भी बनेगा, जुरीदार जो है पीला भी बनेगा, हरा भी बनेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ही यहाँ से शुरू होता है कि आपको नए समुच्चय ढूंढने हैं। तो देखो, ऑलरेडी 2 समुच्चय आपको दे रखे, गोल हरा, तो यहाँ से गोल हरे को हटा दीजिए, एक गोल हरा गया। दूसरा आपको दिया गया जुर्रीदार एंड पीला, तो जुर्रीदार पीला भी हटा दीजिए। बस बाकी के जो 2 बचे वो आपके आंसर, यानी कि गोल पीला एंड जुर्रीदार हरा, यानी कि 1 एंड 4। 1 एंड 4 आपको दिया गया है यहाँ पे बी के अंदर। दैट्स वाई बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट नंबर 12, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली तथा टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी यहाँ समजात संरचना है। समजात यानी कि होमोलोगस, और होमोलोगस यानी कि जिसके एंसेस्टर, जिसके पितृ जो थे, जिसके पेरेंट्स जो थे वो कॉमन होंगे, राइट। तो यहाँ पे सीधा आलू, मूली, टमाटर ये सब देखो तो आपको यहाँ पे 2 ही नज़दीक दिखाई देंगे, एक है गाजर और दूसरा है मूली। तो गाजर मूली कहाँ पे है हमारा? गाजर मूली क्वेश्चन आंसर नंबर सी के अंदर। तो 12 के अंदर सी, गाजर मूली, जिसके एंसेस्टर एक ही है, जिसके पितृ एक ही है, राइट। चलो 13 नंबर, सही कथन चुनिए। आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे 13 के अंदर, मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रणाभ भ्रूण समजात अंगे। बिल्कुल करेक्ट, समजात अंगे। समजात यानी कि समजात यानी कि यहाँ पे होंगे जिसके पेरेंट्स एक ही जैसे होते हैं, राइट।
कि जो एक ही प्रकार से बने हैं, और ये दोनों कहाँ से बने, स्टेम का मॉडिफिकेशन है दोनों, राइट। और दूसरे होते हैं समभ्रुति। समभ्रुति का मतलब होता है कार्य समान करते हैं। तो मटर के पौधे का प्रधान, नागफली के प्रणाप का प्रधान एक काम नहीं करते, दोनों का काम अलग अलग है। मटर का पौधा उसको सपोर्ट देने के लिए काम करता है और नागफली उसको फूड बना के देता है। पक्षियों की पंख, छिपकलियों की पंख समभ्रुति की नहीं होती है, दोनों की पंख का एक काम नहीं होता है। पंख फ्लाइंग करने के अंदर हेल्प करते हैं, छिपकलियों की पात जो होती है उसको दौड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। पक्षियों की पंख तथा चमगादड़ की पंख समजात नहीं है, क्योंकि चमगादड़ जो है वो कैसा है, वो है हमारा स्तनधारी प्राणी, ठीक है। चलो सो मैं आपको ये दिखा दूँ दोनों का। सो देखिए यहाँ पे आपको वैसे एक ग्रेप्स का मैंने दिखाया है, एक ग्रेप्स का लीफ है, लेकिन कहने का मतलब आप समझ जाओ, ये जो टेंड्रिल्स होते हैं वो, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कैक्टस दिख रहा है, प्रिकली पियर्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का क्लेडोफ्लाई, तो ये नागफली है। ये दोनों, ये परिणाम है उसका। तो ये दोनों एक ही स्टेम में से बने, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, ये दोनों स्टेम में से बने, इसीलिए ये दोनों को कहेंगे समजात, ठीक है। चलो दोनों का कार्य डिफरेंट है, वर्क दोनों का डिफरेंट है। सो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट आगे बढ़े, 40 नंबर का क्वेश्चंस। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परत से प्राप्त हुआ है, तब भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीव का विलोप हाल ही में वर्षों में, हाल ही होता तो पृथ्वी की ऊपर की परत से मिलना चाहिए ना। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ था, तभी तो हमें पृथ्वी की गहराई से मिला, राइट। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत कथन बताना है, राइट। तो 15 नंबर के अंदर देखिए, किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, बिल्कुल गलत। सभी की संभावना समान कैसे हो सकती है, जो अच्छे से फिट होगा नेचर में वही सबसे लंबे टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, राइट। डार्विनियन फिटनेस का यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है, इसीलिए। तो पहला ही हमारा गलत है और वो ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें जो कथन सही नहीं वही को सिलेक्ट करना है। दूसरे भी देख ले, आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन के कारण विविधता आती है, बिल्कुल सही। आनुवंशिक संगठन अगर बदलेगा तो विविधता आएगी। पर्यावरण कारकों द्वारा परिवर्तनों का वर्ण विकास की प्रक्रिया का आधार बनता है, बिल्कुल सही। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो उसकी इफेक्ट होती है तो फिर यहाँ पे इवोल्यूएशन होगा। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि अलैंगिक जनन के अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट होता है, इसीलिए, राइट। चलो नेक्स्ट देखें 16 नंबर का, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, किसी जीव की कैरेक्टरिस्टिक, उसके लक्षण जो होते हैं उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, केवल पितृक के डीएनए, केवल मातृक के डीएनए, ना, दोनों के, मातृक एवं पितृक, हमारे मम्मी पापा दोनों पेरेंट्स के प्रभाव हमारे कैरेक्टर पर बना रहेगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हो। एक स्पीसीज की दो व्यक्ति, बिल्कुल सही। एक ही स्पीसीज की अगर दो है तो उसके अंदर मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होगी, क्योंकि सबसे नीचे कौन आती है, स्पीसीज आती है। सबसे ऊपर कौन आता है, आपको याद होना चाहिए, किंगडम आता है। सबसे ऊपर कौन आता है, किंगडम। उसके नीचे फाइलम बनता है, क्या बनता है, फाइलम। उसके नीचे क्लास होती है, क्या होती है, क्लास। उसके नीचे ऑर्डर होती है, क्या, ऑर्डर। उसके भी नीचे बात करें ऑर्डर से तो वहाँ पे बनेगी फैमिली, क्या बनेगी, फैमिली। उसके नीचे आएगा जीनस और सबसे नीचे आएगी हमारी स्पीसीज, यानी कि सबसे कम सिमिलैरिटी किंगडम में होगी, उसके बाद ज़्यादा होगी फाइलम में, उससे भी ज़्यादा क्लास में, उससे भी ज़्यादा ऑर्डर में, उससे भी ज़्यादा सिमिलैरिटी फैमिली में, उससे भी ज़्यादा जीनस में, और सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी कहाँ पे होगी, स्पीसीज़ में। अगर स्पीसीज़ से भी ज़्यादा आपको पूछे तो वो आती है ब्रीड के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक ब्रीड के अंदर। जैसे डॉग की बात करें तो जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, बहुत सारी, ये सभी के सभी है कुत्ते, लेकिन उसकी ब्रीड डिफरेंट है। तो मैक्सिमम सिमिलरिटी स्पीसीज से भी ज़्यादा कहाँ पे होती है, ब्रीड के अंदर, राइट। चलो आगे देखें नेक्स्ट, विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होती है। हमें विकास
विकास सिद्धांत जो है वो क्या बताता है कि विविधताएं स्टोर होती रहती है, राइट, जमा होती रहती है। तो प्रकृति द्वारा अचानक हसी सृष्टि की उत्पत्ति के अचानक से ऐसा कोई हमारा विकास सिद्धांत नहीं, विकास सिद्धांत धीरे धीरे होता है, कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होने रहने से। बिल्कुल करें, बहुत सारी जनरेशन तक जो जो विविधताएं है वो जमा होती जाएगी। अलैंगिक जनन के दौरान क्लोन बनने नहीं, ऐसा कुछ ये सिद्धांत नहीं बताता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर का, नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है। उपार्जित किया जा सकता है यानी कि हम अपने आप में बदलाव कर सकते। आंखों का रंग हम नहीं बदल सकते, लेंस लगा के बदलने की बात नहीं है। ठीक है, मेरी आंखों का रंग अगर मान लो कि ब्राउन है या ग्रीन है तो फिर वो मुझे मेरे पेरेंट्स की ओर से मिला है, मैं अपने आप ऐसे चेंज नहीं कर सकता, जेनेटिक बेसिस पे चेंज नहीं कर सकता। त्वचा का रंग, ठीक है, त्वचा का रंग भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। फेयर एंड लवली से चमगादड़ में से परी नहीं बन सकते। सो आगे बढ़े, शरीर का आकार, शरीर का आकार बिल्कुल, अगर मैं अपने शरीर का ख्याल अच्छे से रखूँ तो यहाँ पे बिल्कुल शरीर का आकार बदला जा सकता है। बालों का स्वरूप नहीं बदल सकता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, कि जो उपार्जित है, हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिले पेरेंट्स की ओर से, राइट। चलो 20 नंबर, नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों के दो रूपांतरण कहाँ पे होते? एक ही क्रोमोजोम्स पे होते हैं। कहाँ पे होते? एक ही क्रोमोजोम्स पे होते हैं। तो पहला आ गया हमारा ए। नेक्स्ट, उन कथनों का चुनाव कीजिए जो जिनों की विशिष्टताएं बताते हैं। जिन की यानी कि जो डीएनए हमारे जिन से है, डीएनए के, उसका एक विशिष्टताएं कौन बताता है? तो हम देखें, जिन डीएनए अणु बेस के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही, एक हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये डीएनए के बीच में, डीएनए स्ट्रैंड के बीच में क्या होते हैं? बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस। तो ये नाइट्रोजन बेस, बस यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट्स है उसे कहते हैं जीन। इसे क्या कहा जाता है? जीन। तो बिल्कुल पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जीन जो होता है वो डीएनए के अंदर बेस के विशिष्ट क्रम के रूप में होता है। जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता है, यहाँ पे हमें जीन की विशिष्टता का कोई लेना देना नहीं, यानी कि नहीं आएगा। किसी स्पीसीज की व्यक्तियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है। बिल्कुल करेक्ट, ये 100% करेक्ट है। प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है। बिल्कुल गलत भाई, एक गुणसूत्र के अंदर हजारों की संख्या में जीन्स हो सकते हैं। तो 1 और 3 कहाँ पे दिएगी? 1 और 3 हमें दिएगी बी के अंदर, तो बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए आगे, मटर के एक लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे में संकरण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध बोने पौधों का अनुपात क्या है? यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने। ठीक है, तो देखिए शुद्ध लंबे शुद्ध बोने क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंप्लीटली टॉल कंप्लीटली ड्वार्फ थे, राइट। उसका फिर किया गया तो लास्ट के अंदर हमें जो मिला वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा, राइट। चलो यहाँ पे शुद्ध जो है वो कौन से है? तो देखो, ये शुद्ध ऊंचा है, ये शुद्ध नीचा है। तो एक शुद्ध ऊंचा मिला, एक शुद्ध ऊंचा मिला, एक शुद्ध नीचा मिला। ये ऊंचा है लेकिन शुद्ध नहीं, ये भी ऊंचा है लेकिन शुद्ध नहीं है। तो एक शुद्ध ऊंचा मिला, एक शुद्ध नीचा मिला, यानी कि 1:1, दोनों एक एक ही है। तो फिर यहाँ पे उसका अनुपात क्या बन जाएगा? 1:1, यानी कि 22 के अंदर हमारा आंसर बनेगा 1:1, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन, मानव के युग्मनज में लिंग रंगसूत्रों के युग्मों की संख्या कितनी होती है? लिंगी कितनी है? देखो टोटल होते हैं 23, टोटल कितने होते हैं? 23। इसमें से 1 से लेके 22 नंबर की पेयर जो होती है वो हमारे बॉडी के लिए होते हैं, और जो लास्ट की 23 नंबर गर्ल्स के अंदर होगा XX और बॉय के अंदर होगा XY। इसे कहते हैं लिंगी रंगसूत्र, यानी कि सेक्सुअल क्रोमोजोम्स। वो कितने होते हैं? सिर्फ एक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा 1 पेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 24 नंबर, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? यहाँ पे डार्विन ने। किसने दिया?
डार्विन ने। कि नेचुरल सिलेक्शन का पूरी की पूरी जो प्राकृतिक चयन है वो किसने बताया था? डार्विन ने बनाया था। चलो 25 नंबर, कुछ डायनासोर में पर मौजूद थे किंतु वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ? देखो यहाँ पे डायनासोर थे, वो क्या थे? सरीसृप थे, रेप्टाइल्स थे, ठीक है, और फिर पक्षी बने। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डायनासोर के पास पर थे, उसके पास पंख थी, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। और पक्षियों के पास पंख भी हैं, उड़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि सबसे पहले कौन बने होंगे? डायनासोर बने होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस देखें कि सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों में से हुई, बिल्कुल गलत। पक्षी में से थोड़ी ना डायनासोर बने, तो फिर डायनासोर भी उड़ते होने चाहिए, तो यहाँ पे गलत। सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि विकास संबंध तो जरूर है। दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। समजात अंग है, हाँ कह सकते हैं कि दोनों के अंदर समजात अंग है, बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों की जो उत्पत्ति हुई उसके अंदर एंसेस्टर कॉमन होंगे। लेकिन और भी आगे देखें, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप में से हुई, ये बिल्कुल सही है कि पक्षियों जो है सबसे पहले रेप्टाइल्स बने थे, और ये रेप्टाइल्स के अंदर से ही फिर क्या बने? बर्ड्स बने। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए? डी, पक्षियों के अंदर से सरीसृप बने, राइट। वैसे सी भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो मांगा है उसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? डी। तो यहाँ पे हमारे आंसर ख़त्म हुए। अब जो भी है वो बाकी के स्टूडेंट जो है वो आराम से नोट कर लेना, मैं जल्दी से वीडियो को भगाता हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी देता हूँ, सो इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लेना आराम से, और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी मैंने तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया ही है, ठीक है। चलो एक यहाँ पे ये सोल्व कर ले, एक थोड़ा सा देखो यहाँ पे कैसी बनेगी संतति वो दिखाना है। यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ पे भी आ रहे, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे झुर्रीदार बने। यहाँ पे कंपलसरी कैसा बनेगा? गोल बनेगा। कैसा बनेगा? गोल बनेगा, यानी कि कंपलसरी राउंड बनेगा, राउंड। और साथ में कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैसा बनेगा? गोल पीला ही बनेगा। फर्स्ट के अंदर गोल पीला। सेकंड नंबर देखिए 43 के अंदर, तो यहाँ पे देखो आर है, लेकिन यहाँ पे आर भी है, तो आर आर मिलेंगे तो गोल बनेगा। लेकिन अगर स्मॉल आर मिले तो फिर झुर्रीदार मिलेगा। और यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई मिले तो पीला बनेगा। लेकिन अगर दोनों स्मॉल है तो दोनों स्मॉल मिल गए तो यहाँ पे हरे रंग का भी बन सकता है, यानी कि चारों की चार पॉसिबिलिटी है। कौन सी? गोल गोल बनेगा अगर तो हरा भी बन सकता है, पीला भी बन सकता है। झुर्रीदार बनेगा तो पीला भी बनेगा, हरा भी बनेगा, यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। 3 के अंदर, सी के अंदर देखें तो यहाँ पे देखो स्मॉल आर, तो यहाँ पे कंपलसरी झुर्रीदार ही बनेगा। और यहाँ पे स्मॉल आई, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, झुर्रीदार हरा ही बनेगा। जितनी भी संतति बने झुर्रीदार हरी बनेगी, क्योंकि एक भी कैपिटल आर या एक भी कैपिटल वाई नहीं है। लास्ट के अंदर देखिए 2 कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो अगर दोनों जगह से स्मॉल आर आते तो ही वो कैसा बन सकता? झुर्रीदार, यानी कि यहाँ पे कंपलसरी कैसा बनेगा? गोल बनेगा। कंपलसरी कैसा बनेगा? गोल बनेगा। और देखो यहाँ पे स्मॉल वाई है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई है ही नहीं, तो यहाँ पे से जो बनेगा वो 100% कैसा बनेगा? पीला ही बनेगा, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे, एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। चलो आगे देखें यहाँ से नेक्स्ट, आप देख लेना। यहाँ पे भी देखो 44 को देख ले, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल, तो यहाँ पे जैसा बना वैसा ही यहाँ पे बनेगा कंपलसरी। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? कैपिटल और स्मॉल, यही आंसर आएगा। ये सेम टू सेम आंसर यहाँ पे आएगा। चलो आगे देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो यहाँ पे जितने भी वो आंसर है वो आप नोट कर लेना आराम से, और आराम से सोल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे सभी का उत्तर देने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप ज़रूर पूछ सकते हैं क्लास में, या तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ से वीडियो जल्दी से भगा रहा हूँ, आप आराम से नोट कर लेना और आराम से समझ लेना। बहुत ही डिटेल में दिया गया है सॉल्यूशन, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। सो